ये जो सरकार जिसके खिलाफ लड़ाई हो रही है, जो वाकई में हफ्ता वसूली सरकार बन चुकी है, अब तो कि किस तरह से चंदा दो और धंधा लो। तो ये जो हफ्ता वसूली सरकार है, ये हफ्ता वसूली प्रधानमंत्री है। कहां पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं टक्कर में। मैं तो उसे टक्कर तब भी नहीं मानता अगर स्वयं प्रधानमंत्री मोदी वहां से खड़े होते। देश की बड़ी बीमारी है कि जब तक किसी को जाति ना पता लग जाए, पता नहीं उसे रोटी हजम नहीं होती। कुछ ऐसी बीमारी है। मैं अब राष्ट्रीय जनसंघर्ष पार्टी से इस्तीफा दे चुका हूं, उसकी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे चुका हूं और इस समय मैं समाजवादी पार्टी का हिस्सा हूं और समाजवादी पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी है मैं उस जिम्मेदारी को निभा रहा हूं। सर, आपने बोला था कि एक ईवीएम तोड़ो गठबंधन बनाया गया है, अगर पोलिंग बूथ पे ईवीएम जाएंगी तो उसको हम तोड़ेंगे। मैं समझता हूं पीपल साहब, ये मैंने नहीं बोला कि ईवीएम तोड़ो गठबंधन बनाया गया है। ये हमारे जो साथी जिनसे हम जुड़ रहे थे लगातार, उनमें किसी साथी का बयान था कि ऐसा भी किया जाए कि ईवीएम तोड़ो गठबंधन। जहां तक मुझे ध्यान आ रहा, शायद ये गांधी पीस फाउंडेशन में मीटिंग हुई थी, उसमें आदरणीय चढ़ूनी साहब ने ये बात कही थी, जो किसान नेता हैं बड़े, उन्होंने ये बात कही थी कि भाई एक ऐसा भी गठबंधन बना लो जो ईवीएम तोड़ो गठबंधन हो, ईवीएम तोड़ो मोर्चा हो। इस तरह की बात उन्होंने कही थी, मैंने नहीं कही थी। सर, मेरठ की बात की जाए, दलित मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, क्या उन वोटरों को आप साथ पाएंगे वहां पे? मैं समझता हूं राजकुमार जी, आज की स्थिति में मैं साध पाने की बात नहीं है, उन्होंने ऑलरेडी साध लिया। देखिए, वो जो सीट है, उस सीट पर जिस तरह का कॉम्बिनेशन है, उसमें 34% मतलब टोटल जो वोट है लगभग 20 लाख वोट है। पिछले चुनाव में 2019 के में 18,70,000 के लगभग वोट था मेरठ लोकसभा में। इस बार थोड़ा सा और बढ़ गया होगा, तो हम मान के चलते हैं कि 20 लाख वोट है। उस 20 लाख वोट में 34% यानी लगभग 6.5 लाख जो वोट है वो मुस्लिम वोट है। 36%, जो भी 36 होगा, और मेरी जानकारी में 34 है, 35 36 जो भी हो, 6.5 लाख वोट मुस्लिम वोट है। और इसके साथ साथ वहां पर जो एससी वोट है उसकी जो संख्या है वो 20% है, मतलब तकरीबन 4.5 लाख के लगभग वहां पे एससी वोट है, 4.5-5 लाख के लगभग इतनी वोट है वहां पे। सो ये जो कॉम्बिनेशन है, अगर इसी कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो 11 लाख के लगभग वोट हो जाती है। ये स्थिति है। इसके अलावा और भी वोटें हैं, जाट समाज की वोटें हैं, त्यागी समाज की वोटें हैं और जनरल वोटें हैं, ओबीसी की भी वोटें हैं। तो जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बट बात इसकी नहीं है। बात यह है कि ये जो सरकार जिसके खिलाफ लड़ाई हो रही है, जो वाकई में हफ्ता वसूली सरकार बन चुकी है, अब तो बिल्कुल सब सामने आ गया कि किस तरह से चंदा दो और धंधा लो, इस पर जो सरकार चली, और वो भी उन भी कंपनियों से जो है 50-50 करोड़ का चंदा ले लिया गया, या 150 करोड़ का चंदा उन कंपनियों ने दे दिया जिनकी टोटल आमदनी ही 2 करोड़ की थी। ये तो आप सब सारे मीडिया के साथ अब देख रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो फिगर निकल के आ रही हैं चंदा देने की इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, आप सब देख रहे हैं, और किस तरह से उन्हें धंधा दिया गया ये भी आप देख रहे हैं। जैसे एक उदाहरण आपको मैं बताऊं कि ये टनल जो उत्तराखंड में बन रही है, चारधाम जो मार्ग बन रहा है चारधाम यात्रा का, उसमें जो टनल जिसमें लोग फंस गए थे, उनको निकाला जो गया, उनको उस कंपनी से कितना पैसा लिया ना, उसको पैसा लेके फिर उसको धंधा दिया। पहले रेड मारी गई, फिर पैसा लिया गया और फिर उसको जो है धंधा दिया गया, काम दिया गया। तो ये जो हफ्ता वसूली सरकार है, ये हफ्ता वसूली प्रधानमंत्री है। ऐसे हालात में देश की समस्याओं से बिल्कुल दूर और अलग ही तरह की राजनीति करने वाले प्रधानमंत्री और पार्टी और सरकार के खिलाफ जो विपक्ष इकट्ठा होकर लड़ रहा है, जनता के जो मुद्दे हैं, वो महंगाई का मुद्दा हो, वो शिक्षा का मुद्दा हो, वो रोजगार का मुद्दा हो, इन सब को लेकर हम लोग लड़ाई जो कर रहे हैं, असली बात वो है। और उसमें किसी जाति या धर्म की कोई बात नहीं है। दुखी सभी लोग हैं। हम कहते हैं व्यापारी भी दुखी है, छोटा व्यापारी उसका तो बेड़ा ही गर्क हो जाने वाला है। ऐसा नहीं कि छोटा व्यापारी बच पाएगा, बस सारी चीजें जब आप घर पे बैठ के फोन से ही मंगा लेंगे और सब कुछ जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उन्हीं के हाथ में चला जाएगा, जो बड़े बड़े इनके स्टोर खुल रहे हैं, तो छोटा व्यापारी कहां जाएगा? छोटा व्यापारी तो तबाह होगा ना। और जीएसटी के माध्यम से ऑलरेडी उसकी जो है कबर खुद रही है।
सो इस तरह से छोटा व्यापारी परेशान है, वो किसी भी वर्ग का हो, लेकिन कर्मचारी परेशान है। वो किसी भी वर्ग का हो, वो जो नौजवानों की बहुत बड़ी फौज है, भीड़ है, जिसमें 20 करोड़ तो सरकारी आंकड़ों से यह है कि रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। और हकीकत यह है कि देश में जितने भी ग्रेजुएट हैं उनमें से 50% को कोई काम नहीं है, और 60% आबादी ऐसी है जिसके पास जो रोजगार कर सकते हैं उसके पास कोई रोजगार ही नहीं। ये स्थिति है इस देश में। करोड़ों की संख्या में लोग, मतलब तकरीबन 30 करोड़ के लगभग ऐसे लोग हैं जो ये उम्मीद ही खो बैठे हैं कि इस देश में कोई रोजगार उन्हें मिल जाएगा, उम्मीद ही खो बैठते हैं। इन हालात में उस सरकार से लड़ रहे हैं, ये वैचारिक लड़ाई है। तो ये लड़ाई किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, उससे अलग हटके भारत के नागरिकों की लड़ाई है, देश की जो जनता है उनकी लड़ाई है, उसके लिए संघर्ष है। आप जो ये बातें कर रहे हैं, आप जो लोकसभा का इलेक्शन फाइट कर रहे हैं मेरठ से, आपका मैनिफेस्टो क्या है? नहीं, मैनिफेस्टो पार्टी का मैनिफेस्टो है, और मैनिफेस्टो अभी डिसाइड हुआ नहीं है, बन रहा है। जब होगा समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो आपके सबके सामने रखा जाएगा। आप मेरठ से लोकसभा इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, पर मेरठ के लोग आपके विरोध में खड़े हो रहे हैं कि नया चेहरा है, नए चेहरे को टिकट क्यों दी गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने ये सुना है जिसका जितना ज्यादा विरोध होता है उतना ही ताकतवर होता है वो व्यक्ति। तो जितना मेरा विरोध हो रहा है मैं उतना ही ताकतवर हूं। और रही नए चेहरे की, वैसे भी मेरा चेहरा नया नहीं है, और दूसरी बात मेरठ के लिए तो वैसे भी नया नहीं है भाई। मेरठ में मेरी एजुकेशन हुई है लॉ, 3 साल मैंने वहीं से करी। एक बात, मेरे पिताजी की एजुकेशन वहीं से हुई, मेरे ताऊ जी की एजुकेशन वहीं से हुई, मेरे मामा जी वहां रह के जो पीसीएस ऑफिसर बने, है नहीं है, सारे आंदोलन मेरे वहां से। आप देखो, जब मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूं, जब ये नोटबंदी लागू हुई थी और उस दौरान भी इलेक्शन शुरू होगा, नोटबंदी जैसी लागू हुई, हमने उसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया कि हम मेरठ का जो कचहरी के सामने वो पार्क है, वहां से हम यात्रा शुरू करेंगे। बीच में उसके वो आचार संहिता लागू हो गई, सो हमने वहां से शुरू करने की बात की। और आप जाके देखो, आप सारे मीडिया के साथी जाओ, पता लगाओ, और वो जो कह रहे हैं कि मैं नया चेहरा हूं, उनसे पूछो आप, हर कोई ये कह रहा कि यार इससे बढ़िया चेहरा कौन मिलेगा, इससे बढ़िया जाना पहचाना कौन मिलेगा, जिसे हम लगातार आप लोगों के माध्यम से टीवी पर देखते थे, मीडिया में देखते थे, लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए देखते थे। चाहे ईवीएम की लड़ाई हो, चाहे किसानों की लड़ाई हो, चाहे फौजियों की लड़ाई हो, चाहे आंगनवाड़ियों की लड़ाई हो, चाहे बेरोजगारों की लड़ाई हो, वो आदमी आज हमारे बीच में है। इससे बढ़िया कौन सी बात है? वकील साहब, सो चेहरा वो कह रहे हैं कि नया चेहरा ला के दिया, जनता नहीं कह रही, जिसने वोट देनी वो जनता जानती है मुझे। पर यहाँ पर जाति का भी एक समीकरण आ रहा है कि कोई कह रहा है कि ठाकुर समाज से है, कोई कह रहा है जाटव समाज से। क्या कहना चाहेंगे कि जाति का भी बहुत बड़ा वोट? हाँ, ये देश की बड़ी बीमारी है कि जब तक किसी को जाति ना पता लग जाए, पता नहीं उसे रोटी हजम नहीं होती, कुछ ऐसी बीमारी है। नहीं सर, नाम ही इस तरीके का है, भानु प्रताप सिंह नाम आ रहे। ऐसा है, मैं ये जान, एक मिनट प्लीज, मैं हाँ बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा। ये पीपल साहब, बात ये है कि ये जो नाम है भानु प्रताप सिंह, कोई पेटेंट है क्या कि कोई ये नाम नहीं रख सकता, या सिंह नहीं रख सकता है, प्रताप सिंह नहीं रख सकता? ऐसा तो नहीं है ना, कोई कुछ भी रख सकता। और फिर ये तो धन्यवाद दो मेरे माता पिताजी को यार, उन्होंने नाम रखा जब मुझे होश भी नहीं था ढंग से, तब रखा उन्होंने मेरा नाम। तो ये मेरे माता पिता का आशीर्वाद है। दूसरी बात ये है, देखिए जो प्रचार करने वाले लोग हैं, विरोधी लोग हैं, वो विरोधी लोग 2 तरह की चीजें फैला रहे हैं। पर आपने पूछा है सवाल, तो मुझे जवाब देना उसका पड़ेगा। जो मेरे विरोधी हैं वो जाके कह रहे हैं ऐसे लोगों में कि भाई ये तो ठाकुर है, यही कह रहे, शब्द यही जो आप कह रहे, बिल्कुल सही बात कह रहे। मुझे भी फोन आया, वो कह रहे हैं भाई ये तो ठाकुर है। अब वो फैलाना चाह रहे हैं कि समाज में ये सारी सब चीज हो गई, भैया ठाकुर का एगो आ गया, इसे क्यों वोट दें। अच्छा, दूसरा, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो जाटव है। तो मैं ये मानता हूं इसका सवाल का जवाब मैं बहुत तरीके से आपको देना चाहूंगा ताकि लोग समझें हकीकत क्या है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं जाटव समाज का व्यक्ति हूं, और मुझे इस बात पे फक्र है। मुझे कहीं भी किसी तरह की इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
माननीय अखिलेश यादव जी को, और मैं चाहता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी से लोगों को, लीडरों को, जो नेता हैं, उनको सीखने की जरूरत है, पार्टी के लोगों को सीखने की जरूरत है। मैं एससी समाज से हूं, यानी जाटव समाज से हूं, शेड्यूल कास्ट हूं। आप देखेंगे कि ये रिजर्वेशन जो दिया गया, इस रिजर्वेशन के माध्यम से जो भी नौकरी में लोग आते रहे, तो नियम ये था कि अगर कोई एससी या एसटी समाज का व्यक्ति या ओबीसी समाज का व्यक्ति किसी कंपटीशन में बैठता है और वो जर्नल की जो लोग हैं उनके बराबर नंबर लाकर या उनसे ज्यादा नंबर लाकर उस वहां पर पहुंचता है, तो उसको एससी या एसटी या ओबीसी में काउंट नहीं किया जाएगा, उसे जनरल में काउंट किया जाएगा। यह नियम किस लिए था? यह बात क्यों थी कि हजारों साल से जो समाज दबा कुचला रहा, रिजर्वेशन उस समाज को समानता का दर्जा दिलाने के लिए, बराबरी में लाने के लिए, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए यह व्यवस्था की गई। यह आर्थिक सुधार वाली बात नहीं थी, गरीबी हटाओ प्रोग्राम नहीं था। रिजर्वेशन था कि सत्ता में, शासन में भागीदारी देके मेन स्ट्रीम में लाया जाए। तो यह व्यवस्था रखी गई कि अगर कोई व्यक्ति इतना काबिल है, इतना मेहनती है, इतना योग्य है कि वो अपनी मेहनत से जर्नल में आ सकता है, जर्नल लिस्ट में आ सकता है, तो उसको जर्नल में ट्रीट किया जाता था, एससी या एसटी में नहीं, या ओबीसी में नहीं। दूसरी बात, इस भावनाओं को देखते हुए माननीय अखिलेश यादव जी के मन में यह भावना रही। और एक और चीज आप देख रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी, एक आजकल उन्होंने नारा दिया है बड़ा जबरदस्त, और वो चल रहा है, हिट भी हो रहा है और लोग घबराए हुए हैं। उन्होंने नारा दिया पीडीए का। जानते पीडीए क्या? पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, यही है ना। सो पीडीए का नारा दिया है। अगर ये वो नारा देंगे तो स्वाभाविक है कि इनको समानता का दर्जा देंगे। एक जर्नल सीट से, मेरठ जर्नल सीट है, एक मेरठ जर्नल सीट से जाटव समाज के व्यक्ति को या एससी समाज के व्यक्ति को, यानी मुझे, अगर उन्होंने टिकट दिया है तो जो पीडीए की भावना को वो लेके चल रहे हैं, उसको उन्होंने मूर्त रूप दिया है। इससे यह सिद्ध होता है कि माननीय अखिलेश यादव जी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। जो कह रहे हैं वो कर भी रहे हैं, जमीन पर कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि मेन स्ट्रीम में लोग आए। इसीलिए मुझे जिम्मेदारी दी गई है। और मेरठ कोई छोटी मोटी सीट नहीं है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति यहां से शुरू होती है, यहां से केंद्रित है पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति। उसकी जिम्मेदारी मुझे दी है, मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है। और मैं आपको बताऊं कि पार्टी में सभी तरह के लोग हैं, लेकिन सभी लोगों ने खुशी के साथ में इस निर्णय को, अखिलेश यादव जी के निर्णय को स्वीकार किया, और सबने एक मत से कहा कि जो फैसला आपका है, हम उस फैसले के साथ पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे और भानु प्रताप जी को समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के रूप में सांसद बनाकर, जिताकर भेजेंगे, लोकसभा में भेजेंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब प्रचार करने वाले तो भाई जैसे चाहे कर सकते हैं, उन्हें कौन रोक सकता है? जिसके मन में जो आए वो करे प्रचार, पर लीडर की भावना को देखो। ठीक है सर, और कोई बस ठीक है। देख लो कोई रह गया। कैसे टक्कर लेंगे बीजेपी के इतने बड़े आईटी टक्कर? हिंदू मुस्लिम की बात कर, राम मंदिर की बात कर रहे हैं, उसको कैसे करेंगे? भाई टक्कर में कोई है ही नहीं, किससे टक्कर लूंगा? कहाँ पड़े हो चक्कर में? कोई हाँ। नहीं है टक्कर में। नारा देगा ना, कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। मैं तो उसे टक्कर तब भी नहीं मानता अगर स्वयं प्रधानमंत्री मोदी वहां से खड़े होते। मजा तो तब आता ना। मैं तो तब भी टक्कर नहीं मानता, पर फिर भी करो। अब तो टक्कर तो है ही नहीं, कुछ भी कोई टक्कर नहीं है। बहुत भारी बहुमत से वहां की मेरठ की जनता जिता कर भेजेगी मुझे। आप देखिए, और आप जाके देखिए कि कितनी खुशी है लोगों में। लोगों के चेहरे किस तरह से चमक रहे हैं जैसे ही मेरा नाम डिक्लेयर हुआ है। आप जाके देखिए। आप मीडिया के साथी, मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, आप मीडिया के सारे साथी पूरे मेरठ में जाइए, कवर कीजिए, और मुझे छोड़िए, जनता से पूछिए, भैया ये कैंडिडेट आया है, क्या कहते हो उसके विषय में, जो तुम्हारे लिए लड़ता फिरे। कभी ईवीएम की लड़ाई लड़े, कभी तुम्हारी सीए एनआरसी की लड़ाई लड़े, कभी किसानों की लड़ाई लड़े, जहां देखो लड़ता ही रहे जनता के लिए। क्या है इसके विषय में, क्या बोलो जाके।
तो मेरठ की पीसी में भी आप आइए। हाँ, चलिए ठीक और कल हम लोग एक और निवेदन करा, कल हम लोग पार्टी कार्यालय पे, समाजवादी पार्टी के जो कार्यालय है मेरठ में, यूनिवर्सिटी वाला जो रोड है, जेल चुंगी चौराहे कहलाता, वहां पे 11 बजे मीटिंग रखी है और 2 बजे वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अगर आप आ सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप आइए और कवर कीजिए, देखिए नजर अपनी नजरों से। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।